हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं मेरे एसएससी बोर्ड के सारे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि एक लेक्चर में हम आप लोगों को क्या कराएंगे। एक लेक्चर में हम आप लोगों का पूरा थ्योरी समझाएंगे, दूसरे लेक्चर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अब है क्वेश्चन की बारी। जैसे कि अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये है कि डिफाइन फोर्स, इज फोर्स अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स का डिफिनेशन सबको पता है कि फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहीं पर दो बात और हम कर लें कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है इन एसआई सिस्टम। तो यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम की बात करें तो इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। डिफाइन करने को अगर आ जाए, न्यूटन को अगर डिफाइन करने को आएगा तो क्या आएगा ये भी मैं बता दूं। डिफाइन करने को अगर आएगा तो ये आता है कि डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है। और एक बात और मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, अगर सीजीएस यूनिट पूछ ले, कौन सा यूनिट, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट मेरे प्यारे बच्चों डाइन होता है। कितना होता है, डाइन। जैसा कि थ्योरी वाले क्लास में मैंने बताया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब 1 न्यूटन का अगर डिफिनेशन आ जाता है, ये क्वेश्चन तीसरे नंबर पर है। तो 1 न्यूटन हमारा क्या होता है, इसको भी आपको समझना। और यहाँ पर देखो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स की भी बात हुई है। तो सीजीएस देखो यहाँ पर ये बात आ गई कि नहीं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, समझा दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 न्यूटन क्या होता है कि देखो समझना, आप सभी लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मास की वैल्यू 1 kg लिया जाए और एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर लिया जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 न्यूटन का फोर्स ये 1 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि वैल्यू 1 आएगा। अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो केजी मीटर/सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का ये डिफिनेशन है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, जिसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन 4 कि डिफाइन 1 kgf मतलब किलोग्राम फोर्स, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखो बेटा, kgf इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। 1 kg मास पर लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी को 1 kgf कहते हैं। तो इट इज़ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मास ऑफ 1 किलोग्राम एंड 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, अब आगे एक और सवाल है क्वेश्चन, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रिंग सिचुएटेड। यूनिफॉर्म रिंग है तो यूनिफॉर्म रिंग के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। आगे, द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी रिमेन अनचेंज्ड इवन व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब इन्होंने बोला कि अगर बॉडी के शेप को बदल दिया जाए, डिफॉर्म कर दिया जाए, तो क्या उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा या नहीं होगा। ये ट्रू है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो बेटा ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे मान लो कि अगर ये एक रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर होता है, लेकिन अगर इसको डिफॉर्म करके मैं कुछ ऐसा बना दूं तो अब एग्जैक्टली जहाँ पर था वहाँ नहीं होगा, अब थोड़ा हट जाएगा। या इस रिंग को हम दूसरे शेप में कर दें, मान लो हम कुछ ऐसे कर दें, ऐसे रिंग बना दें, तो अब इसका सेंटर में थोड़ी होगा। ठीक है ना, जहाँ था वहाँ तो नहीं रहेगा, बदल जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जी, या फिर इसको हमें ऐसे लीनियर ऐसे कुछ बना दें, ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कुछ कर दे, रिंग को मॉडिफाई कर दे तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा अब। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन बदल जाता है। अब आगे हमारे सामने और क्वेश्चन में क्या दिया है, आइए इसको समझते हैं। ये आपको पता चल गया। अब छठे क्वेश्चन में देखो, एक और क्वेश्चन दिया है छठे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड और वेलोसिटी और बोथ। बेटा स्पीड कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू बदलता है। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, याद रखना है। यहाँ पर एक और चीज़ आ गया, डिफाइन 1 डाइन। जैसे 1 न्यूटन को हम लोग डिफाइन करते हैं वैसे ही यहाँ पर करेंगे कि 1 डाइन का मतलब हो गया, ऐसा सीजीएस यूनिट में फोर्स की यूनिट है डाइन, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 डाइन इज द फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम
प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, खत्म कहानी। अब चलो आगे चलते हैं इस सीक्वेंस में। आगे आ गया बेटा कि डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? एक्चुअल जब दो बॉडी आपस में टकराएंगी या आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाएंगी तब हम उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट रियलिटी में होना चाहिए। दो लोग मुक्का मुक्की मार रहे हैं एक दूसरे को, ये रियल कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू अ कनेक्टर या थ्रू अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ कनेक्टर की जगह आप क्या लिखो? थ्रू। ठीक है, द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन बॉडी। ठीक है, या ऐसे इसको ऐसे ना लिख के दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर रियल कॉन्टैक्ट, व्हेन अ बॉडी applying force on another when this body is in contact। ठीक है, जब एक when a body applying force on another body when this body is in contact with that body, कि जब वो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, दूसरे के कांटेक्ट में हो तब फोर्स लगाए। एग्जाम्पल भी आ सकता है कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, तो इसके एग्जाम्पल की भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हेन टू और मोर बॉडीज आर अप्लाइंग फोर्स ऑन वन अनदर विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन टू बॉडीज आर अप्लाइंग फोर्स ऑन वन अनदर when they are in real contact। Define non-contact force when two or more bodies are applying force on one another without being physical contact। बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के अगर बॉडीज फोर्स लगा रही हैं तो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें अगर एग्जांपल कॉन्टैक्ट में अगर आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जितने भी मैकेनिकल फोर्स होते हैं वो, या ऑल काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, जिसमें आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट में क्या क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मैंने बता रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, मैग्नेटिक फोर्स, और कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एक्सेट्रा। इतना आप लिख के आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि स्टेट द एनर्जी चेंजेज इन द फॉलोइंग डिवाइसेज वाइल इन यूज अ लाउड स्पीकर। तो ये वर्क एनर्जी पावर वाले का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ के देखो बेटा, अब यहाँ पर एक और सवाल आ गया इसमें कि वेयर डज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई, किसके लिए? सर्कुलर लेमिना के लिए, ट्रायंगुलर लेमिना के लिए। तो सर्कुलर लेमिना के लिए सेंटर ऑफ द लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना के लिए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ये भी हमने थ्योरी वाले क्लास में पढ़ाई थी। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि अर्थ क्या करता है? अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स इज ड्यू टू द ग्रेविटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। या कह सकते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ ऑन द बॉडी इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि कोई भी दो बॉडी जिनके बीच में मास है, जैसे इसके मास m1 है और इसका मास m2, इन दोनों दो बॉडी जिनके बीच में मास है, दो मास वाले बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस फोर्स को हम लोग बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। या जैसे लिखा है ऐसे भी लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होता है बेटा वो किलोग्राम फोर्स होता है, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट ग्राम फोर्स होता है। ये बात आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे हो गया। हाँ, अब एक सवाल और है। ओके, ये नहीं, ओके वर्क डन का क्वेश्चन है, ये सब वर्क डन हम लोग अभी नहीं करेंगे। स्टेट फैक्टर, ओके।
अब एक सवाल यहाँ पर ये है बहुत बढ़िया कि स्टेट वन फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिपेंड्स। हाउ डज मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स चेंजेज अलोंग द डिस्टेंस। कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो किन पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इंक्रीजिंग देन डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो सारे इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं बेटा? इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे फॉलो करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सेट अ गियर प्रोड्यूस। ओके, ये तो गियर की बात हो गई, यहाँ पर नहीं है, ये मशीन का सवाल है। ड्राइवन, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अगला सवाल यहाँ पर है कि अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, हाउ डज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिफर इन अबव टू केसेस। कि अगर नॉन रिजिड बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक रिजिड बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, दोनों में क्या चेंज हो सकता है। अब नॉन रिजिड का मतलब जैसे आप कॉटन ले लो, कॉटन पे फोर्स आप अप्लाई करोगे तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है। रिजिड बॉडी पर जब हम करते हैं तो रिजिड बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि लोहे का कोई या मेटल का ऐसा कोई बॉडी ले लो या स्टोन ले लो, तो इस सिचुएशन में आप क्या देखोगे, इस सिचुएशन में आप फील करोगे बेटा कि आप जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी के शेप को, डायमेंशन को नहीं बदल रहा, ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा, बल्कि अपने स्टेट केवल चेंज कर रहा है। या तो रेस्ट में ही रहेगा या फिर रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, मोशन में होगा तो रेस्ट में आ जाएगा या रेस्ट में आने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ फोर्स, बस इतना ही होगा। तो यहाँ पर भी आंसर आपको वही मिलेगा पहले पार्ट में। पहले का कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी इट अंडरगोज डिफॉर्मेशन, दैट इज चेंज इन साइज, शेप एंड पोजिशन वेयर द, ठीक है, पोजिशन, वेयर एज अ रिजिड बॉडी डजेंट अंडरगो चेंज इन इट्स शेप एंड पोजिशन एंड साइज, ठीक, ओनली दैट फोर्स may change their state, ठीक है, जो भी उसका स्टेट होगा बदल देगा, रेस्ट में होगा, मोशन में आ सकता है, आ सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर टर्म यूज किया मे चेंज, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। आगे लिखा है बेटा यहाँ पे, हाउ डज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैंने क्या बताया है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिस्टेंस, अगर फोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, फोर्स डिक्रीज हो रहा है मतलब डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन सेपरेशन, किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है ये भी मैंने बताया कि एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये आपको याद रखना है। आगे ये देखो, अब ये मशीन वगैरह का क्वेश्चन है, वैसे याद रख सकते हो यहाँ पर भी कि यहाँ पर वैसे मैं नहीं बताऊँगा, आगे ही बताऊँगा, इसको ज़्यादा सही रहेगा। अब ये सवाल है जो हमने थ्योरी में पढ़ाया था कि स्टेट टू फैक्टर ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट्स डिपेंड। वो कौन से दो फैक्टर हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टेट टू फैक्टर ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट डिपेंड्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात हो रही है, जिसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला हमने आपको बताया था, टॉर्क का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसे टाउ बोलते हैं। टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर। आर कौन सा लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये आर क्या है, डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन टू point of rotation to the line of action of force, to the line of action of force, और ये मैंने आपको थ्योरी में समझाई भी थी। तो ये दो मेन फैक्टर हैं जिससे हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स चेंज होता है, याद रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है स्टेट द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। यूनिट की बात हो रही है तो ये अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो होता है बेटा डाइन सेंटीमीटर, और अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात करें तो होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर, बस, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट में अगर हम बात करें, अगर सीजीएस में बात करेंगे
तो ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और एमके सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट के टर्म में बात करेंगे तो केजी मीटर, क्या केजीएफ मीटर, केजीएफ मीटर, यहाँ पर एफ छूटा है, केजीएफ मीटर होता है। अब अगला सवाल कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये होता है कि व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम, अगर इतने नंबर ऑफ फोर्सेज लगने के बाद भी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, देन द सम ऑफ टोटल ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट एनी टर्निंग पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट। कि अगर एक पॉइंट है तो जितने भी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे फोर्सेस वाले होंगे, या जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा या क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द रोटेटिंग पॉइंट हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और सवाल है बहुत बढ़िया कि स्टेट व्हेन मोमेंट ऑफ फोर्स इज पॉजिटिव एंड व्हेन इट इज़ नेगेटिव। पॉजिटिव होता है बेटा क्लॉकवाइज रोटेशन में, और पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, गलत मैंने बोल दिया। ठीक है, क्या हो गया, नेगेटिव होता है क्लॉकवाइज रोटेशन में, अब पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, याद रखना है। ठीक है, हमेशा ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ अ कपल हैज़ द टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट्स मोमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। इफ़ द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन द मोमेंट इज नेगेटिव। याद रखना है, नेगेटिव क्लॉकवाइज में, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में। अब आगे बढ़ते हैं। गिव द यूनिट ऑफ कपल, कि कपल का यूनिट क्या होता है? तो कपल का यूनिट भी टॉर्क के मोमेंट ऑफ फोर्स के जैसा ही होता है, न्यूटन मीटर या केजीएफ मीटर, डाइन सेंटीमीटर या ग्राफ फोर्स सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन अभी आपके काम का नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये 30वां कि व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या मतलब होता है? इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज असाइंड एज नेगेटिव साइन देन विल द टर्निंग टेंडेंसी ऑफ द फोर्स बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, नेगेटिव की बात कर दी है तो नेगेटिव में क्या होगा? क्लॉकवाइज। नेगेटिव जब भी होगा क्लॉकवाइज होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस इतना ही। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। जितने भी सवाल बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल की बात हो रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो व्हेन अ पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ तो इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिफाइन ट्रांसलेशनल मोशन, ये भी हमने कल के क्लास में बताया था। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन रिजिड बॉडी विच इज फ्री टू मूव द बॉडी स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्ट, यहाँ कॉमा लगा दो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल मोशन। अब आगे एक और आ गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई सर्कुलर मोशन कराने के लिए बॉडी पर एक कंटिन्यूअस फोर्स लगता है, उस कंटिन्यूअस फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो एट ईच ऑफ सर्कुलर पाथ द पार्टिकल इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूअसली टर्न्स टुवर्ड्स द सेंटर, देयरफॉर द मोशन इन सर्कुलर पाथ इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। या हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फोर्स विच ऑलवेज रोटेट द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट टू बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, जिसे हम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब मैं थोड़ा सा समझाने के मूड में आ गया था, जबकि मुझे समझाना नहीं चाहिए था, डायरेक्ट बोल देना चाहिए था एक फ्लो में। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा फ्लो बना के ही आपको बोल ही देते हैं कि व्हाट इज डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिखेंगे बेटा इसमें सिंपली कि इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, कि इन सर्कुलर पाथ या यहाँ से ऐसा है कि मोशन इन सर्कुलर पाथ इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल सी बात है, बिकॉज डायरेक्शन क्या होता है सर्कुलर मोशन में, बॉडी का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। बॉडी का डायरेक्शन, अगर जैसे बॉडी यहाँ पर है तो मोशन का डायरेक्शन इधर है तो इधर है, यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है,
कंटिन्यूसली क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी का चेंज होता है। और न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब फोर्स लग रहा है, तो ये डायरेक्शन चेंज कराने के लिए कोई तो फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स लग रहा है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो एनी ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ इज, या ये किसकी वजह से होता है, इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल। आगे बढ़ेंगे, आगे आ गया डिफाइन द टर्म मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, P इज इक्वल टू एम वी। कैसा होता, इसका यूनिट अगर आज आ गया तो यूनिट भी साथ में लिख देना, P बराबर एम वी kg मीटर पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन किधर होता है, तो टुवर्ड्स द मोशन, यानी डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम और वेलोसिटी ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर बॉडी हमारी ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम भी ईस्ट के डायरेक्शन में ही होगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है एक फोर्स कि हाउ इज द फोर्स रिलेटेड टू द मोमेंटम। तो फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। कौन सा बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी एकदम याद रखना है। आगे लिखा है स्टेट द कंडीशन व्हेन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड ओनली ऑन द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। स्टेट द कंडीशन व्हेन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन क्या, तो देखो बेटा कि अगर एक बॉडी का मास है, इफ मास ऑफ द बॉडी m रिमेन्स कांस्टेंट, तो चेंज इन मोमेंटम इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, ओनली यही होगा। अगर मास भी वेरिएबल है तो मास वेलोसिटी दोनों के बदलने की वजह से चेंज हमारा मोशन मोमेंटम में होगा। आगे लिखा है बेटा एक और सवाल, क्वेश्चन 37 कि विद रेफरेंस टू देयर डायरेक्शन ऑफ एक्शन हाउ डज द सेंट्रीपिटल फोर्स डिफर फ्रॉम अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Because the direction of centripetal force is towards the center of earth, center of circle, whereas the centrifugal force is opposite to the centripetal force। ठीक है, क्योंकि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से और ये एक बॉडी है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। हमेशा बाहर, एक बाहर की ओर लगता है और एक अंदर की ओर लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। बट याद रहे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। आगे एक और बहुत बढ़िया सा सवाल है कि कैन द CG बी सिचुएटेड आउटसाइड द मटेरियल ऑफ बॉडी, गिव एन एग्जांपल। बिल्कुल ऐसा होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर हो सकता है, ठीक है, जैसे रिंग या विद इन द मटेरियल होता है। जैसे सर्कल की ही बात करें तो सर्कुलर रिंग के केस में क्या होता है, आउटसाइड द मटेरियल होता है। लेकिन अगर ये प्लेन लेमिना हुआ सर्कल का, सर्कुलर लेमिना है, तो सिचुएशन में विद इन द मटेरियल है। ठीक है ना, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो द पोजीशन ऑफ CG ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, इट कैन बी सिचुएटेड आउटसाइड और इनसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, एग्जाम्पल बोला है तो द CG ऑफ वायर एट इट्स मिड पॉइंट बट द CG ऑफ रिंग लाइज एट सेंटर वेयर देर इज नो मटेरियल। ठीक, तो अगर एकदम आसान है, क्योंकि रॉड के केस में क्या है, अगर हम रॉड CG ऑफ वायर की बात कर रहे हैं तो वायर के में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो मिड पॉइंट पर है और विद इन द मटेरियल है। लेकिन CG ऑफ रिंग की बात कर रहे हैं तो सेंटर पर है, एट द सेंटर वेयर देयर इज नो मटेरियल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ ईजियर टू नॉक डाउन अ बॉय हु इज स्टैंडिंग ऑन 1 फुट देन। ठीक है, तो इजी सा सवाल है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज ईजियर टू नॉक डाउन अ बॉय हु इज स्टैंडिंग ऑन 1 फुट देन वन हु इज स्टैंडिंग ऑन 2। भाई अगर एक टांग पर खड़े हो तो धक्का देंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा ग्राउंड से एक पैर के साथ है, कम एरिया कवर अप किया हुआ है, तो हमारी पकड़ उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होगी और हमारे बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ईजिली डिसबैलेंस किया जा सकता है। तो इट इज़ ईजियर टू नॉक डाउन अ बॉय हु इज स्टैंडिंग 1 फुट देन वन हु इज स्टैंडिंग on 2 because boy standing on both feet has a larger base area and hence it is more stable। ठीक है, इतना ही लिख दो, बाकी काम खत्म, आगे नहीं करना है, लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्लेन व्हाई वन लीन्स फॉरवर्ड व्हाइल क्लाइंबिंग अ हिल, कि जब आदमी हिल पे चढ़ता है तो आगे की तरफ बेंड होके चढ़ता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी को बैलेंस करके रखे और हम पीछे की तरफ लुढ़क के गुलाटी ना मारें। अ पर्सन गोइंग अप हिल हैज़ टू बेंड फॉरवर्ड बट वाइल कमिंग डाउन हैज़ टू बेंड बैकवर्ड, दिस इज़ टू कीप द CG एट द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड बिटवीन हिज फीट, जिसके वजह से वो गिरे ना,
लुढ़के ना, वरना फिर लुढ़क के नीचे आ जाएगा, हड्डी गुड्डी बराबर हो जाएगी। अब आगे अगला सवाल है हमारे पास कि एक्सप्लेन वाई अ टाइट रोप वॉकर ऑफन होल्ड्स अ लॉन्ग पोल इन हिज हैंड व्हेन इन द एक्शन। देखो, एक्सप्लेन वाई अ टाइट रोप वॉकर ऑफन होल्ड्स अ लॉन्ग पोल इन हिज हैंड्स व्हेन इन द एक्शन। तो अ टाइट पोल वॉकर कैरीज अ लॉन्ग स्टिक इन हिज हैंड टू मेंटेन द सीजी सच दैट द वर्टिकल लाइन पासेज थ्रू द रोप। वर्टिकल लाइन पासेज थ्रू द रोप, जिससे वो बैलेंस रहे। सब खेल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है। आगे एक और सवाल आता है यहीं पर कि एक्सप्लेन, बहुत बढ़िया सवाल है ये सवाल बहुत बढ़िया दमदार है। क्वेश्चन 42, एक्सप्लेन वाई ए शिप लोडेड विद लाइट गुड्स इज मोर लाइबल टू बी ओवरटर्न्ड देन वन लोडेड विद हेवी गुड्स। एक्सप्लेन वाई ए शिप लोडेड विद लाइट गुड्स इज मोर लाइबल टू बी ओवरटर्न देन द वन हु लोडेड विद द हेवी गुड्स। कि कम लोड वाला ज़्यादा लोड वाले के कंपेरेटिवली कहीं ना कहीं मोड़ना कॉम्प्लेक्स है। अब कम लोड वाले को ईजिली मोड़ लेते हैं, क्यों? तो अ शिप लोडेड विद लाइट गुड्स मोर लाइबल टू ओवरटर्न देन वन हु लोडेड विद हेवी गुड्स। दिस इज बिकॉज द CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द फॉर्मर केस इज हाई and so a slight displacement due to water current may causes the vertical line passing through the CG to fall outside the base, thereby overturning the ship। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो लाइट लोडेड शिप्स हैं उनको ईजिली टर्न कर लेते हैं और हेवी वाले को नहीं, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिसबैलेंस ना हो और शिप हमारा डूबे ना, ठीक, बच जाए, हम लोग सामान भी बच जाए। तो इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन हैं। पूछा ये भी जाता है ये क्वेश्चन कि एक्सप्लेन वाई स्टैंडिंग पैसेंजर आर नॉट अलाउड ऑन द अपर डेक ऑफ अ डबल डेकर बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड रोड, द बस में टॉपल। ठीक है, टॉपल का मतलब समझ रहे हो ना, काफ़ी डिस्टर्ब करेगा आपको, ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो इस वजह से टॉपल ना करे, इसके वजह से। अब आगे एक और सवाल है ये कि एक्सप्लेन व्हेन वी कैरी अ वेट ऑन वन हैंड वी बेंड ऑन अदर साइड। एक्सप्लेन व्हेन वी कैरी अ वेट ऑन वन हैंड वी बेंड ऑन द अदर साइड। दिस इज लेट आवर CG फॉल विद इन द बेस ऑफ आवर सपोर्ट। इसीलिए आगे पूछा है एक और कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। 0, क्योंकि वहाँ पर G की वैल्यू 0 हो जाती है। अब वेट का फार्मूला क्या होता है बेटा? mg। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अब इधर आ गया वर्क का पावर हमें आपको नहीं पढ़ाना है। हमने आपको पहले ही बोला है कि हम लोग खाली आज क्या करेंगे, आज हम लोग केवल फोर्स के क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। किसके क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं बच्चा? फोर्स के क्वेश्चन को हम लोग केवल कवर अप करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप नहीं करेंगे। बहुत क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। ये नहीं कि आप घबरा जाओ कि सर ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, आपको खाली फोर्स का क्वेश्चन करना है। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग सीधे लॉन्ग आंसर टाइप में कि लॉन्ग आंसर टाइप में क्या क्या क्वेश्चन है। गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सारे हमने पहले बता दिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे दिया है, वाई इज इट ईजियर टू ओपन डोर बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द फ्री एंड ऑफ इट। कि क्योंकि हमारा टॉर्क कम फोर्स पे ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर पाते हैं। इफ़ वी ओपन और शट अ डोर वी नीड टू अप्लाई लेस फोर्स एट द फ्री एंड बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को बेटा टाउ से लिखा जाता है। यहाँ एम लिख कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स आर फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो कम फोर्स लगा के भी हम सफिशिएंट टॉर्क जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दस एज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन एंड हिंज विल इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर विल डिक्रीजेज। तो मैंने क्या बोला कि केवल हमारा इसका फार्मूला ही है जो इस चीज़ को डिफाइन करता है, क्योंकि हमारा टॉर्क का फार्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स का, कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो टू सफिशिएंट क्या करना है हमको? बस सफिशिएंट टॉर्क जनरेट करना है जिससे कि दरवाज़ा खुल जाए। सफिशिएंट मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, तो फ्री एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है
तो हम कम फोर्स लगा के भी इतना सफिशिएंट फोर्स लगाते हैं बस वो दरवाज़ा हमारा ओपन हो जाए, ठीक है। तो वी अप्लाई अ लेस फोर्स टू ओपन द डोर बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लार्जर फ्रॉम फ्री एंड, क्योंकि हिंजेस के अबाउट तो दरवाज़ा हमारा रोटेट होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये आ गया कि डिफाइन द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबको पता है क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कल भी हमने बताया था, आज फिर से बता दे रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है इनसाइड बॉडी जहाँ से उस बॉडी जितने भी पार्टिकल से मिल के बना है उन सभी पार्टिकल का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट जीरो आ जाए। सम ऑफ मोमेंट of all particle about that point क्या हो, जीरो हो, तो उसी पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। ये बात हमने बता रखी थी। यहाँ भी आपको वही चीज़ मिल जाएगा कि अ बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिकल, ईच पार्टिकल हैज़ वेट W अगर है तो वेट ऑफ ऑल दिस पार्टिकल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड and can be replaced by a single resultant force. This force passes through a fixed point G, which is a point where algebraic sum of moment of weight of all the particle is zero and called center of gravity, ठीक है। Thus we can define also कि the point through which weight of body act irrespective of the position of body, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा सवाल एक और आ गया, और देखो मैं बता दूं ये इम्पॉर्टेंट सवाल था, ये CG वाला सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे है कि स्टेट द इफेक्ट दैट फोर्स कैन प्रोड्यूस, स्टेट द इफेक्ट्स दैट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस, कि क्या क्या फोर्स कर सकता है। तो फोर्स बहुत सारी बातें कर सकता है, जैसे इट ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन, इट कैन स्टार्ट और स्टॉप मोशन, इट कैन चेंज स्पीड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, ये सारे काम कर सकता है। अब आगे लिखा है एक और सवाल बहुत बढ़िया कि व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम, स्टेट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स ऑन बॉडी या सम ऑफ मोमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के दो ही कंडीशन होते हैं, एक तो कंडीशन पूछा है कि व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी प्रोड्यूस्ड नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। देयर आर टू कंडीशन, the resultant of all forces acting on the body should be equal to zero and the resultant of moment of all the forces acting on the body about the point of rotation should be zero होना चाहिए, तभी वो बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाई, अगला सवाल हमारे पास क्या आ गया बच्चों, अगला सवाल हमारे पास आ गया अगला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जब ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड में रहे ड्यू टू मल्टीपल फोर्सेस, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि ड्यू टू मल्टीपल फोर्सेज बॉडी एक रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि व्हेन द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्सेज तो इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इफ इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तो इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन अ बीम बैलेंस, when the beam is balanced in the horizontal position, the clockwise and anti-clockwise moment balance each other and beam has no rotational moment, तो it is in static equilibrium। एक मूविंग कार ले लेते हैं कि a body moving with uniform velocity in a straight line over a friction less surface तो इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, और अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस हो गया तो उसी स्पीड से चलता रहेगा उस स्ट्रेट लाइन पाथ पर, तो हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट टू मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, कि कैसे स्टेबल कर सकते हैं किसी भी बॉडी को। दो मेथड बताना है, पहला सेंटर ऑफ ग्रेविटी का और दूसरा बेस एरिया को बढ़ा के। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल, इट शुड बी अबव द बेस एंड नियर द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी। इसी वजह से जितनी भी हाई स्पीड्स कार हैं लो हाइट की बनाई जाती हैं। एक बस डबल डेकर बस के अब पता चला एक कार बना दी गई इतनी ऊंची, इसको हम 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चला सकते, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस रोड लाइन से काफ़ी ऊपर होगा, और जब ऊपर होगा तो ये ससुरा लहरा जाएगा, ये गड़िया पलट जाएगी, सब ड्राइवरवा और आदमिया सब मर मुरा जाएगा इसमें, इसीलिए नहीं बनाता है। एकदम चिपका और एरोडायनेमिक बनती हैं जितनी भी हमारी सुपर कार्स होती है, एकदम कैसी बनती हैं, एकदम चिपकी हुई बनती हैं, ऐसे एकदम जाके बनती है, एकदम चिपका के बनाते हैं,
कि एकदम फटाक से ऐसे जाए कि हवा हवा सब एकदम पास हो जाए तेज़ी से ऊपर करके। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे रहेगा, जितना रोड साइड तनिक सा ऊपर होगा, उतनी अच्छा स्टेबल बॉडी होगा। ठीक। दूसरा क्या होता है कि द एरिया ऑफ बेस ऑफ बॉडी इज लार्ज सो दैट द वर्टिकल लाइन through the CG of the body pass through its base. If the body is slightly tilted, the CG rises higher and it has a tendency to regain its original position to lower CG. इसीलिए वो स्टेबल रहेगी बॉडी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ये आपके क्लास में है लेकिन इस चैप्टर में नहीं है। तो जो चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सेल्स वगैरह, इस बारे में बात कर रहे हैं। एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ कपल। ये बेटा कपल ही है कि जब दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लगे, अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्सेस एंटी पैरेलल लगें, तो टू इक्वल पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट कंस्टिट्यूट अ कपल। तो इसी अरेंजमेंट को कपल कहते हैं। द डिस्टेंस डी इज कॉल्ड अ कपल आर्म, और दोनों फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसे कपल आर्म कहते हैं। आगे लिखा है, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एक्सेलरेटेड मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड, कि कांस्टेंट स्पीड से एक्सेलरेटेड मोशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है बट एक्सेलरेशन होता है, और उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका फार्मूला भी बताया था मैंने, v²/r, और बताया था हमने r⍵²। ये वैसे क्लास 11th में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल दिया है कि वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज कीप्ड फिक्स्ड व्हाइल द अदर एंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स एज शोन इन फिगर, कि एक को फिक्स कर दिया और एक को एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। अब लिखा कॉपी द डायग्राम एंड मार्क इट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा अगर एक्सटर्नल फोर्स ये आउटसाइड में लग रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये F' हो जाएगा। ठीक है। नेम द वन इंस्ट्रूमेंट विच वर्क ऑन द अबव प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसे काम करने वाले एक कोई क्या बताना है हमको, ऐसी कोई इस पे काम करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। तो स्प्रिंग बैलेंस काम करता है जिससे बॉडी का वेट मेजर करते हैं। ठीक है। आगे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन अब आपके सामने मिल गया ये क्वेश्चन। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में दिया है कि अ बॉय ऑफ मास 30 kg फिटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मिडिल अ सीसॉ। सीसॉ यही होता है, इस तरीके का जो आप देख रहे हो सीसॉ है, 30 kg का है, एक एंड पे है। एक दूसरा बॉडी 40 kg वाला बॉय कहाँ पर सीट बैठे कि बैलेंस हो जाए। तो मान लेते हैं कि ये 2 मीटर दूर बैठा है तो ये x मीटर दूर बैठे, ये नीचे की तरफ रोटेशन कराएगा ऐसे, और ये इस तरफ से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज वाला मास 40, ठीक है, mg ऐसे लेते हैं, ऐसे समझ लो कि वेट की बात होती है कि वेट इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो वेट इंटू डिस्टेंस, वेट w इंटू डिस्टेंस 2, वेट का मतलब mg हो गया, तो 40 इंटू जी इंटू एक्स, यहाँ पर 30 है तो 30 इंटू जी इंटू 2, देखो जी कैंसिल हो गया तो बचा क्या, मास इंटू एक्स। तो सिंपली इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसी को मास के टर्म में ही लिख देते हैं कि 40 इंटू एक्स बराबर 30 इंटू 2। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ गया बेटा 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 40, 0 0 कैंसिल, इससे इसको काट दिया 2, 3 को 2 से काटोगे 1.5 मीटर। ठीक है, तो इस रोटेटिंग पॉइंट से फिक्स पॉइंट से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर 40 kg को बैठना होगा ताकि बैलेंस हो जाए। आगे सवाल, इस सवाल में क्या दिया है कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट। फोर्स कहाँ पर लग रहा है बेटा, यहाँ पर लग रहा, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है और ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में देखो गड़बड़ हो गया, ये फोर्स गलत बना, ये वाला फोर्स यहाँ नहीं होना चाहिए, ये फोर्स यहाँ होगा। ठीक है, अब बताना है तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो हम लिखेंगे बाकायदा कि मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर फोर्स इनटू पॉइंट ऑफ रोटेशन से, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ओपी, तो ओपी, बस खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। एसआई यूनिट लिख देंगे न्यूटन मीटर, क्या लिख देंगे, न्यूटन मीटर। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, देखो क्या लिखा है, एफ इंटू ओपी लिखा है, बहुत बड़े सब बताएंगे एकदम तगड़ा। इस देखो ये सब हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल है।
लिखा है द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, बोला है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन, मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा है, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, लैंग्वेज को पढ़ो। मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन मीटर। कि बोला कि मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन मीटर है, जबकि फोर्स लग रहा है 10 मीटर का। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमने कहा सीधा फार्मूला लगा देंगे। सीधा फार्मूला क्या होता है बेटा कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स MOF। ठीक, तो एफ तो हमारा दिया है 10, डिस्टेंस पूछा है, ये वैल्यू दे दिया 5, तो डिस्टेंस बराबर 5/10 कितना आ गया 0.5 मीटर। 0.5 मीटर खटाक से आंसर लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये दिया है कि अ बॉय सीट एंड स्टैंड रिपीटेडली, ड्रॉ अ ग्राफ। अच्छा, अ बॉय सीट्स एंड स्टैंड रिपीटेडली, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम। पहले तो ये तो ग्राफ दे ही दिया है, ये सही ग्राफ है, लेकिन ये एनर्जी का सवाल है, यहाँ हम लोग नहीं करेंगे। एनर्जी जब पढ़ाएंगे तब करेंगे हम लोग। ठीक है, ये भी एनर्जी का सवाल है, ये भी हम लोग वहीं पर काम करेंगे। ये भी एनर्जी का सवाल है, ये भी हम लोग वहीं पर काम करेंगे। ये एनर्जी से रिलेटेड सवाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये एक बहुत बढ़िया सवाल और इम्पॉर्टेंट सवाल कि टू अनलाइक फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 25 न्यूटन एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी बैलेंस। ठीक है, ये दोनों बॉडी बैलेंस हो जाए, उस पॉइंट को हमें पता करना है। तो हमने कहा दोनों के बीच की डिस्टेंस तो दे दिया ना, तो हमने कहा ध्यान से देखो बेटा इस डायग्राम को, कि मान लेते हैं कि एक 10 न्यूटन वाला ये लग गया ए पॉइंट पर, अब 25 न्यूटन वाला बी पॉइंट पर, दोनों के बीच का डिस्टेंस बी पॉइंट पर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि इस जगह पर हमेशा याद रखना, जो हेवियर बॉडी होता है उस तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, बैलेंस पॉइंट होता है। तो मिड में 6 पर तो नहीं होगा, सीधा इसके तरफ होगा। तो ये कोई पॉइंट है ओ, जहाँ से बॉडी को बैलेंस हम कर पा रहे हैं। तो हम टोटल जब 12 है तो बी से ओ तक की डिस्टेंस को x मान लिया, तो बाकी बचा हुआ ओ से बी तक का डिस्टेंस 12 - x। अब क्या करेंगे, मोमेंट का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो इधर 10 न्यूटन फोर्स है तो हम लिखेंगे 10, और यहाँ से रोटेटिंग आर्म कितना है 12 × x, तो ये आ जाएगा 12 - x, 12 - x, और इधर 25 है इंटू x। इसी को सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू आपका 3.43 सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और दिया है, ऐसे क्वेश्चन कि अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर मार्क, when weight of 20 gram force and 5 gram force are suspended at 5 centimeter and 75 centimeter mark, calculate weight of the meter। बेटा मीटर स्केल है ना, तो 100 सेंटीमीटर तक का होगा। कहाँ तक होगा 100 सेंटीमीटर तक का होगा। तो इस डायग्राम को देखो, ये 0 है और ये 100 है। तो एक्चुअल में इस मीटर स्केल का टोटल वेट इसके 50 सेंटीमीटर मार्क पर काम करेगा। तो ये वेट है, ये 50 सेंटीमीटर के मार्क पर ये जो देख रहे हो ये मीटर स्केल का वेट है। हमें नहीं पता, यही वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है। जबकि दे दिया है कि 5 सेंटीमीटर के मार्क पर 20 ग्राम फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे इस तरीके से, और 75 सेंटीमीटर के मार्क पर दे रखा है कि 5 ग्राम फोर्स काम कर रहा है। तो बैलेंस हो रहा है, रॉड दे रखा है 40 वाले सेंटीमीटर पे। तो हमको इस 5 से ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और इससे ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और यहाँ से ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वेट और ये दोनों क्लॉकवाइज बॉडी को रोटेट कराएंगे, जबकि 20 GF एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज में हमारा आ जाएगा 5 GF × 40 से 75 का डिस्टेंस। ठीक है, तो 5 और 40 से 75 का डिस्टेंस कितना हुआ 35, प्लस ये वेट है, तो वेट ये तो 50 सेंटीमीटर पर है, 50 और 40 के बीच का डिस्टेंस कितना है 10, बराबर ये 20 ग्राम फोर्स है, और ये कितना दूर है 40 से, तो ये भी 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और W को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से आ गया 10W, और यहाँ देखो 35 ये भी है, 35 ये कॉमन मिल जाएगा। अब 20 - 5 आ गया, जो कि आ गया 15, तो W बराबर आ गया बेटा 35 × 15/10। 5 से काट दो, 5 × 15, 5 दूना, ठीक। अब 35 को इससे, अब इससे इसको काट दो तो 1.5। अब 15 को क्या कर लो 1.5 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा 52.5। और जिसको ना यकीन हो कि आएगा इतना तो लो मल्टीप्लाई कर लो।
5, ठीक है। देखो 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 तियाँ 45, अब 45 इसमें जोड़ दो तो 7 5 12 के 2 हासिल 1 4 1 5, देखो 52.5 आया। तो इतना ग्राम फोर्स हो जाएगा वेट ऑफ मीटर रूल, खत्म कहानी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। गिव एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब देखो ये सवाल पहले कभी आते थे, अब इस तरह के सवाल नहीं आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन दिया है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन नाइफ एजेज 60 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड, व्हाट इज द मास ऑफ द रूल। ठीक है, इन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म मीटर रूल कहाँ पर सस्पेंडेड है, 60 सेंटीमीटर के मार्क पर बैलेंस हो रहा है। व्हेन 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, तो 10 ग्राम हमारा एक एंड पर रख दिया गया, तो भाई इधर रखेंगे तब, क्योंकि वेट इस मीटर रूल का तो हमारा अपोजिट एंड पे काम कर, सीधा मिड में काम करेगा। और ये इसी वेट की बात हमसे पूछी गई है। क्या पूछा है, मास कि एट विच एंड दिस मास, यानी दिस मास का मतलब एक्चुअली में मीटर रूल का मास कहाँ पर रखना है हमको। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड, तो 100 बी वाले एंड पे यानी 100 सेंटीमीटर पे सस्पेंड करेंगे 10 ग्राम फोर्स को, और ये 50 सेंटीमीटर के मार्क पर हमारा मीटर रूल का वेट काम करेगा। बस ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा और ये क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हम लिख लेंगे 10 इंटू यहाँ से ये डिस्टेंस 40 हो गया, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर वेट हमें नहीं पता, ठीक है, एम डब्लू ले लिया, डब्लू, और ये कितना है 10, 10 से हमारा 10 कैंसिल, तो वेट कितना आ गया 40 GF। तो वेट ऑफ द मीटर रूल इज 40 ग्राम फोर्स, वेट ऑफ द मीटर रूल इज 40 ग्राम फोर्स, या केवल मास की बात करेगा तो मास इज इक्वल टू 40 ग्राम लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, देखो आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमेशा मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है, आप लोग होमवर्क की तरह कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़ देता हूँ कि यूनिफॉर्म मीटर स्केल कैन बी बैलेंस्ड एट 70 सेंटीमीटर मार्क। तो एक मीटर रूल बनाएंगे 70, ठीक है, एक तरफ 0 मानेंगे, एक तरफ 100 मानेंगे, और एक तरफ 70 सेंटीमीटर मानेंगे, इधर 70, और यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे, ठीक। जबकि मीटर रूल है तो इसका वेट भी होगा और ये 50 पर होगा। वेन मास ऑफ इतना केजीज हंग फ्रॉम द 94 सेंटीमीटर मार्क, इधर 94 सेंटीमीटर मार्क है, ये पॉइंट 94 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट पर क्या मार्क है 0.05 kg, ठीक है। तो किलोग्राम फोर्स लिख दिया इसको, ये नीचे एक्ट कर रहा है। तो ड्रॉ डायग्राम टू अरेंजमेंट, और ये इसका वेट हो गया मीटर रूल का। फाइंड द मास ऑफ द मीटर स्केल, सिर्फ ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा और ये वाला वेट क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये डिस्टेंस यहाँ से और ये डिस्टेंस यहाँ से सेम, मतलब ये जो बना हुआ है एकदम कर लेंगे। 50 सेंटीमीटर पर क्या ले लेंगे वेट, इधर मार्क कर लिया 0, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करके निकाल लेंगे। आसान आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दिया है बेटा कि अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज पुल्ड अप अ स्लोप सोन इन डायग्राम विद अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, एक्चुअली में ये वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग इसको नहीं करेंगे। इसका क्वेश्चन आ गया, वर्क एनर्जी के क्वेश्चन ये सब है, तो ये क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। वर्क एनर्जी जहाँ करने, वर्क एनर्जी जब पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। बाकी हाँ ओके, ये है क्या, हाँ ये सवाल कभी कभी आ जाता है, ये सवाल कभी कभी आ जाता है कि डेराइव रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो बेटा देखो, 1 न्यूटन को हम 10⁵ डाइन लिखते हैं ना, आपने कहा ये कैसे आता है, यही रिलेशन निकालना है। तो हमने कहा फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो SI यूनिट न्यूटन होती है। तो न्यूटन इज ऑल्सो रिटन एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है, तो सेकेंड के पावर -2, इसमें कोई चेंज नहीं। तो क्या बन गया, इधर अगर 1 न्यूटन है तो इधर सब 1 के फॉर्मेट में आ गया। तो ये आ गया 1000 × 100, तो सीधा 10⁵ आ गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि दैट इज़ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵, और इसी चीज़ को हम लोग डाइन कहते हैं। ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बढ़िया है कि अ मैन कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन बाय यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 0.4 मीटर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ हैंडल इफ ही इज एबल टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन।
तो देखो बेटा, पहले वाले का टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स दूसरे वाले के मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने दिया एक आदमी है 150 न्यूटन का फोर्स लगा के जिसका हैंडल दिया है 0.4 मीटर, नट खोल लेता है। तो जब वो 60 न्यूटन का अगर फोर्स लगाए और उसी नट को खोलना चाहे तो हैंडल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो हमने कहा भाई नट को खोलने में कितना मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, तो पहले सिचुएशन का टॉर्क दूसरे सिचुएशन के टॉर्क के बराबर होगा तभी नट खुलेगा। तो इसमें दे दिया है 150 न्यूटन का फोर्स और लेंथ को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, ये जो लीवर है एक्चुअली में ये एक तरीके का रिंच है। हम लोग बोलते हैं ना कि रिंच लाओ नट खोलना है, तो रिंच है ये। रिंच की लेंथ हम कितनी दे दिया है इसमें 0.4। तो जब 60 न्यूटन का फोर्स लगाना है तो रिंच की लेंथ कुछ एल होगी। अब क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो एल बराबर 150 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दो, 3 5 15, 3 से काट दो 2, 2 से इसको काट दो 0.2, 5 दूना 10, 1.0 मीटर, 1.0 मीटर। तो भैया 1 मीटर का लंबा हमको रॉड चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो 1 मीटर आया है कि आंसर नहीं आया है, आपने कहा आया है सर। तो 1 मीटर लेंथ का लीवर चाहिए उसको खोलने के लिए। ये बढ़िया सवाल था। अगला ऐसे ही एक और सवाल है बेटा कि कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इफ अ फोर्स 125 न्यूटन प्रोड्यूसेज अ मोमेंट ऑफ फोर्स इतना। कि कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि रिजिड बॉडी कितना फोर्स लगा रहा है 125 न्यूटन, प्रोड्यूस मोमेंट कितना इतना। तो भैया मोमेंट की वैल्यू दे ही दिया 25.75। और मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 25.75 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई फोर्स। फोर्स का कितना दिया है 125 न्यूटन। डिवीजन लगा दो जो आ जाएगा उतना, तो इतना ही आंसर आएगा डिवीजन लगाने के बाद। ठीक है, 0.206, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। आगे एक और सवाल दिया है कि अ कपल 15 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन रिजिड बॉडी सच दैट कि आर्म ऑफ कपल 85 सेंटीमीटर, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ कपल इन एसआई सिस्टम। तो मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालते हैं, फोर्स की वैल्यू और कपल आर्म को मल्टीप्लाई करके। तो मोमेंट ऑफ कपल निकालने का ये फार्मूला है, मोमेंट फोर्स इंटू कपल आर्म। फोर्स 15 है, कपल आर्म 85 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में बदल लेंगे। तो 85 सेंटीमीटर को कैसे बदलेंगे 100 से डिवाइड करके। तो 85 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो 0.85 आ जाएगा। 0.85 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर में कपल की वैल्यू। आगे सवाल और दिया है कि कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ कपल व्हेन कपल आर्म इज इतना सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ कपल इज 21 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ कपल दे दिया, क्या दे दिया, तो हमने कहा कि मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इंटू कपल आर्म, और ये दिया 21 न्यूटन मीटर। अब फोर्स दिया नहीं दिया, अब कपल आर्म 63 सेंटीमीटर दिया है और ये न्यूटन मीटर में है, मतलब इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.63, 100 से सीधा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, मीटर में बदल जाता है। तो ये वैल्यू इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, तो 0.63 ये हटाया 100 आ गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू 33.33 आ जाएगा, 33.33 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं बच्चा। इस तरीके से आपके कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ भी एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप में कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कपल आर्म, लेंथ ऑफ आर्म ऑफ कपल, फोर्स दे दिया और मोमेंट ऑफ कपल दे दिया। तो कपल दे दिया, ये दे दिया, सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग उड़ा दोगे बिना किसी टेंशन के उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं और ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। ज़्यादा दिमाग आप लगाओगे ख़त्म हो जाओगे, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाना। इतने ही तरीके के टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आई होप आपको जितना क्वेश्चन और पैटर्न हमने आपको समझाए आप सभी बालकों को समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो बेटा इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दिखाओ। क्या दिखाओ, प्यार दिखाओ। मैंने क्या बोला, प्यार दिखाओ। अपने दोस्तों में शेयर करो, 4 दोस्तों को और भेजो, पुण्य का काम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं सेकेंड चैप्टर के थ्योरी, और थ्योरी के बाद आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ये सारा जो हमने पढ़ाया है इसमें थ्योरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों हैं। तो ढेर सारा प्यार दिखाओ माय डियर स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।